आपके एग्जाम का 40 to 45% तक विल बी, सो यू कैन हेट इट, यू कैन लव इट, बट यू कांट इग्नोर इट फॉर श्योर। जो क्लास 10 से स्टूडेंट्स अभी 11th में आए हैं, तो साइंस एकदम से बहुत चेंज हो जाता है। देखेंगे कि कार्बन के इतने कंपाउंड्स क्यों हैं और क्या क्या चीजें हमें देखनी है चैप्टर में जो जेईई एग्जाम में हेल्प करेगा। क्लास 10 इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है और तुम्हारे पास दुनिया में 118 एलिमेंट्स है, तो ऐसा क्या खास बात है कार्बन में कि तुमने सिर्फ उसी को उठाया और कक्षा 10 का एक चैप्टर बना दिया। इंपॉर्टेंस देखो, क्यों नहीं भाई कोई और ऑर्गेनिक, कोई और छोड़ो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्यों नहीं कोई और एलिमेंट उठाया? नहीं, वो सोडियम एंड इट्स कंपाउंड्स नहीं किया, कार्बन ही क्यों था स्पेसिफिकली? बिकॉज तुमने मतलब क्लास 10 में पढ़ा भी होगा कि सिलिकॉन भी कार्बन फैमिली से ही आता है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, वो भी टेट्रावैलेंट है, वो भी कैटिनेशन करता है, बट क्यों नहीं वो इतना वर्सेटाइल? मीथेन, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मीथेन में 3 CH बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए और CH बॉन्ड इनसे थोड़ा अलग होना चाहिए। जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी से बेटा एनालाइज किया ना, तो हमें चारों के चारों CH बॉन्ड हूबहू एक जैसे मिले, बिल्कुल सेम। हमने देखा भाई सब कुछ ही सेम है इनमें, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर्स, एवरीथिंग, बॉन्ड एंगल सब कुछ सेम था। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज, ठीक है, सब कुछ सेम था भाई। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम। तो कुछ घपला हुआ है, मतलब ये तो कॉन्सेप्ट गलत है। Okay guys, hi, a very warm welcome to Vedantu. My name is Shilpi Kaushik and I'm your chemistry master teacher। और आज का ये सेशन हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी क्लास 10th क्लियर करके आए हैं and they have opted for science and they will be appearing for JEE exam in the near future। तो भाई ये जो सेशन है ना, तुम ये मान लो जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके एग्जाम का 40 to 45% तक विल बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So you can hate it, you can love it, but you can't ignore it for sure। तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही जो बेस है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, आज हम उसकी शुरुआत करेंगे with the basics of organic chemistry। Okay, this is a bridge course। So हम क्या डिस्कस करेंगे आज के सेशन में? जो सेशन का फ्लो है दैट इज लाइक जो क्लास 10 से स्टूडेंट्स अभी 11th में आए हैं, तो साइंस एकदम से बहुत चेंज हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दे बिकम सो इंटेंसली स्ट्रॉन्ग फॉर यू। तो उसके लिए बेसिक्स क्लियर होना, जो आप कुछ छोटी छोटी चीजें 9th-10th में पढ़ते हैं उनको रिवाइज करना और उनको क्लास 11th के टॉपिक से रिलेट करना बहुत जरूरी है बिफोर डूइंग एनी हाई लेवल टॉपिक या फिर एकदम कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो ये पूरा ब्रिज कोर्स मेरा केमिस्ट्री का मैंने 4 सेशंस का लिया है, 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पूरा सेशन स्टार्ट करेंगे, we will meet carbon in the chapter and देखेंगे कि कार्बन के इतने कंपाउंड्स क्यों हैं और क्या क्या चीजें हमें देखनी है चैप्टर में जो जेईई एग्जाम में हेल्प करेगा। तो पूरा सेशन मेरा एंड तक अटेंड करना एंड यू गाइस कैन बी अ मेंबर ऑफ आवर एचपी गुरुकुल। ये क्या है? हमारे जेईई मेड इजी चैनल की एक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप होती है जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा ऑब्वियसली, तो उसमें बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट हम शेयर करते हैं। तो इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एग्जाम, अभी से डेडिकेटेड हो, तो आई वुड आस्क यू गाइज, आई वुड सजेस्ट यू कि आप एचपी गुरुकुल को जरूर चेकआउट करना। सो इसमें ऑल दीज थिंग्स रिटन ओवर है, वी प्रोवाइड यू। ओके, चलिए बाकी हमारे चैनल पे कोई भी सेशन है, इवन इस सेशन का जो पीपीटी होगा लाइक पीडीएफ, आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्लास खत्म होगा आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से सेशन नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो ये सेशन 1.5 से 2 घंटे में टारगेट करेंगे फिनिश करने का, तो आप नोट्स को मत भूल जाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन में ये अपने आउटकम्स रहेंगे। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द बेसिक्स, जिसमें कार्बन की बॉन्डिंग हम समझेंगे, ठीक है, कार्बन क्यों इतने कंपाउंड्स बनाता है, देन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, डिग्रीज हम कैसे बताते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, फाइन। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर करने के बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वी विल बी डिस्कसिंग। तो ये आज के सेशन का फ्लो रहेगा, सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना पहले डिफाइन किया जाता था
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनकी स्टडी हम करते थे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो पुरानी डेफिनेशन जो बर्जीलियस के हिसाब से हुआ करती थी, आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा इनके बारे में, वो ये था कि भाई कभी भी अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इट मस्ट कम फ्रॉम अ लिविंग सोर्स, वो किसी लिविंग बीइंग से आना चाहिए, एनिमल्स से या प्लांट से, जैसे शुगर केन है, एनिमल यूरिन है ना, ऑल दैट, कि भाई लिविंग बीइंग से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है, ऐसा बर्जीलियस का मानना था, ठीक है। बर्जीलियस कहते थे कि भाई देखो ऐसा है, जब कोई वाइटल फोर्स होता है ना, तो कोई वाइटल फोर्स होना चाहिए फॉर अ थिंग टू बी कैटेगराइज्ड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो किसी ऐसी चीज से आना चाहिए जिसमें कुछ वाइटल फोर्स होता है ना, द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसका कोई सोल होता है, जिसका स्पिरिट होता है बेसिकली, है ना, ऐसी चीज से आना चाहिए। तो ये पुरानी डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो बाद में डिस्प्रूव हो गई थी, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, बहुत काम इन्होंने किया था, फ्रेडरिच वुलर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर दिया लैब में। मतलब अब तक लोग ये मानते थे इस थ्योरी को कि भाई जिस भी चीज में जान है ना, जिसमें कोई सोल है, उसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। इन्होंने कहा भाई ऐसा है, जमाना बदल चुका है, मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया, ठीक है, और इसकी हेल्प से इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर दिया। मतलब एक इनऑर्गेनिक, समझो इस बात को, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप लेते हैं जो केमिस्ट्री लैब में आराम से मिल जाएगा आपको, है ना, और फिर आप उससे क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज NH2 C डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड NH2 ये यूरिया है। तो इन्होंने किया था वुलर सिंथेसिस, इस प्रोसेस का नाम भी दिया गया वुलर सिंथेसिस। तो इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको सिंथेसाइज करके लैब में डेफिनेशन ही बदल दी भाई। दुनिया ही मतलब पागल हो गए उस वक्त लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ही सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वाह वाह, ये तो कमाल कर दिए हैं। वुलर सिंथेसिस बहुत फेमस है। तो इसके बाद बाकी अदर साइंटिस्ट है, उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भाई सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया। तो आज की तारीख में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन है वो काफी बदल चुकी है। दे आर नॉट जस्ट ऐसे कंपाउंड जो लिविंग बीइंग से आते हैं, है ना, कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, है ना, जो या उसके जो डेरिवेटिव से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव से, वो सब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन भी बदल चुका है। देयर इज नॉट अ प्रिसाइज टू द पॉइंट डेफिनेशन, बट तुम बोल सकते हो कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो बेसिकली जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है, जैसे मीथेन है आपके पास, है ना, इथेन, आपने इनको पढ़ा भी हुआ है बचपन में एक्सेट्रा, और इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी, ये सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स कैसे, जैसे मान लो ये मीथेन है, ठीक है, मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा दें, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे, मान लो मैंने क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड हुआ कंपाउंड, है ना। तो इन सबको बेटा हम अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। सो दैट्स द मॉडर्न डेफिनेशन बेसिकली। तो कुछ पॉइंट्स अगर आप देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी स्टडी द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशंस, रिएक्शंस और प्रिपरेशन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स आप बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके चलो। अब देखो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज मैम, अगर तुम सोचो भाई कि क्लास 10th में भी तुम्हें ना कार्बन के ऊपर एक चैप्टर बना दिया, समझ रहे हो, मतलब क्लास 10th इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है और तुम्हारे पास दुनिया में 118 एलिमेंट्स है, तो ऐसा क्या खास बात है कार्बन में कि तुमने सिर्फ उसी को उठाया और कक्षा 10 का एक चैप्टर बना दिया। इंपॉर्टेंस देखो, क्यों नहीं भाई कोई और ऑर्गेनिक, कोई और छोड़ो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्यों नहीं कोई और एलिमेंट उठाया? नहीं, वो सोडियम एनाइड्स कंपाउंड्स नहीं किया, कार्बन ही क्यों था स्पेसिफिकली? बिकॉज कार्बन इतना वर्सेटाइल है, यू विल गेट टू नो इट नाउ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन है ये, शुरू यहां से होता है, उसकी ब्रिक है, राइट। तो कार्बन बेटा बहुत वर्सेटाइल होता है। कार्बन के बारे में कुछ चीजें देखो, कार्बन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6, है ना, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके बाद 6 प्रोटॉन्स 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसका देखो और कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। अब तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी अभी शायद,
है ना। तुमने क्योंकि अभी हम ब्रिज कोर्स कर रहे हैं तो वैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में सीखेंगे, राइट। सो देयर स्टिल टाइम। बट जो तुम बचपन में कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का लिखते थे वो ये होता था, देखो 2,4 बोर्सबरी रूल के हिसाब से तुम शेल्स में इलेक्ट्रॉन डालते थे, है ना। अब आगे जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, उनमें ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर उनमें इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर स्पिन होता है ना। तो वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है, यूजिंग आवर क्वांटम नंबर्स। तो ये खारिज हो जाएगा, अब इसको यूज नहीं करना है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 1s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 2s की एनर्जी 1s से हाई होती है, फिर 2p आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो n इज इक्वल टू वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं वैलेंस शेल अगर मैं बनाऊं कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, कार्बन को अगर मैं ग्राउंड स्टेट में ड्रॉ करके दिखाऊं तुम्हें, तो ग्राउंड स्टेट में देखो कुछ ऐसा है, ये 2s है अपना, ठीक है, ये 2p है, ठीक है। तो ये 2s के अंदर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मान लो हम कार्बन को थोड़ी एनर्जी दे दे, एनर्जी आप लाइट हीट की फॉर्म में, है ना, दे सकते हैं। तो कार्बन को अगर हम कुछ एनर्जी दे दे तो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, सही बात है। मतलब लो एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके हाई एनर्जी लेवल में आएगा, यस। तो हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ना ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा जंप करके, तो कुछ कार्बन ऐसा नजर आएगा, देखो ऐसे। तो अब आप देख सकते हो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तैयार हैं, है ना। तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 1 2 3 4। तो कार्बन इज एक्चुअली टेट्रावैलेंट इन नेचर। जो आप पढ़ते हो ना, पहला पॉइंट वर्सेटाइल होने का रीजन होता है टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, है ना, और ये क्या कर सकता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। ध्यान से देखो, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके, है ना, जैसे मान लो अगर मीथेन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। हालांकि यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन का, वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, वो आगे की बातें हैं, ठीक है। अब इतना तुम्हें, क्योंकि पहली बेसिक क्लास है तो इतना कंफ्यूज मैं तुम्हें करना नहीं चाहती, बहुत बेसिक चीजें, बेसिक से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे हम। इसको तुम बिल्कुल लाइटर सेशन समझो कि हमें बिफोर डूइंग जीओसी, है ना, जीओसी ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू नो सर्टेन थिंग्स, है ना, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू नो सर्टेन थिंग्स। तो इसीलिए ये सेशन है इंपॉर्टेंट, राइट। जो बच्चा इन सेशंस को लगा लेगा उसे ही इसकी वैल्यू समझ आएगी कि बाद में कि हाँ ब्रिज कोर्स किया था तो अब चैप्टर समझ आ रहा है। ओके, क्लास 11th में आए हो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। अच्छा चलो, तो एक्साइड से में तो वैलेंसी 4 होती है, तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाना भाई बड़ी बात है, आसान छोटी मोटी बात नहीं है। अब मैम आप बार बार कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोल रहे हो, कार्बन में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की। देखो अगर तुम कार्बन को समझो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 है ना, वैलेंस शेल। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे थोड़ी हल्के में 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ ही नहीं सकते। तो पॉइंट इज कि भाई जो C4 प्लस या C4 माइनस आयोन बनाने की हम बात करते हैं वो हो नहीं पाता, तो इसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि भाई मैं शेयरिंग कर लूं। तो कार्बन गोज फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कोवैलेंट बॉन्डिंग हम बुलाते हैं, है ना, वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो पहली चीज जो कार्बन इतना वर्सेटाइल है भाई, इतना यूनिक है ना, इतना टैलेंटेड है, द रीजन नंबर 1 इज इट्स टेट्रावैलेंसी, ठीक है। और इसमें भी एक खास बात होती है, 4 बॉन्ड्स तो बना सकता है, और वो भी सिंगल डबल ट्रिपल तीनों तरीके के, है ना। कार्बन के तुमने देखे होंगे सिंगल बॉन्ड्स भी ये बनाता था, जैसे अगर मीथेन देखोगे तो कार्बन इज मेकिंग सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स देखो CO2 के अंदर डबल बॉन्ड्स बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड्स ही बनाता है, HCN तुमने पढ़ा होगा। तो कार्बन तो भाई बहुत देख रहे हो, सही है कार्बन। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है बेटा वर्सेटाइल नेचर का, अगर अपन दूसरे नेचर की बात करें तो दैट इज कैटिनेशन। इसी स्लाइड को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, आ जाओ। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, कैटिनेशन है। कार्बन के पास एक और मजेदार टेंडेंसी है और वो क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है अभी डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज कैटिनेशन। कार्बन की प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, ठीक है, ये है इसकी सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी टू बाइंड विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है।
या दूसरे एटम्स के साथ। जैसे आप क्या कर सकते हो, कार्बन को आप ना लंबी लंबी चेन्स में दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनवा सकते हो, लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स बना सकता है, ब्रांचिंग भी कर सकता है। अगर तुम इसे बोलो कि भाई देख ब्रांचिंग करनी है, करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, ब्रांचिंग भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, और रिंग्स बनानी हो रिंग भी बना लेगा, जी हाँ रिंग्स भी बना सकता है। तो भाई ये कैटिनेशन है, ये इसकी सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी है दूसरे कार्बन एटम से बॉन्ड करना। ये बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग इसीलिए होते हैं क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, छोटा साइज है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बहुत टाइटली पकड़ के रखता है। ये जो देखो इस कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रखा है ना, छोटा साइज होने की वजह से उनपे होल्ड इतना ज्यादा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड्स बनते हैं। तुमने मतलब क्लास 10 में पढ़ा भी होगा कि सिलिकॉन भी कार्बन फैमिली से ही आता है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, वो भी टेट्रावैलेंट है, वो भी कैटिनेशन करता है, बट क्यों नहीं वो इतना वर्सेटाइल, क्योंकि सिलिकॉन इज अ बिगर साइज एलिमेंट, वो थर्ड पीरियड से आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस ये जो बॉन्ड्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उन पे इतना होल्ड नहीं रखता है ना, तो इसीलिए वीकर बॉन्ड्स होते हैं। तो ये कैटिनेशन, तो ये 2 पॉइंट्स है, पहला आपका टेट्रावैलेंसी है विच मेक्स इट वर्सेटाइल एंड सेकंड इज द कैटिनेशन, ठीक है। इसीलिए कार्बन के इतने कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली टर्म हमने थोड़ी सी क्लियर की। अच्छा, अब एक सेकंड टर्म इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वी आर डूइंग बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक और आगे जाके सारी चीजें बेटा काम आएंगी, ठीक है। तो इतना बेसिक पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे मतलब मैम दोबारा बताओ, जैसे मान लो मैंने बोला HF, हाइड्रोजन फ्लोरीन ने कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हाइड्रोजन का है और एक फ्लोरीन का है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि फ्लोरीन जो है ना इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, हाइड्रोजन को कम ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है। तो ये फ्लोरीन एक्चुअली कर क्या रहा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ओके। इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बुलाते हैं। तो जिसकी वजह से ना हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खिंच चुका है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लिया, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इसे ही ये जो डेल बना है ना, मैंने डेल्टा बोल सकते हो, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है, दिस इज पार्शियल चार्ज नॉट कंप्लीट। मतलब फर्क है, एक तो तुम सोडियम क्लोराइड जब लिखते हो तो Na+ और Cl नेगेटिव ऐसे लिख सकते हो, वो कंप्लीट चार्जेस होते हैं ना, इसका मतलब ये पूरा ये केटायन है, ये एनायन। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ये कोवैलेंट कंपाउंड है लेकिन पोलैरिटी के साथ, यहाँ पे डाइपोल जनरेट हो गया है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो इस कंपाउंड में देखो फ्लोरीन ने कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मैं वैल्यूज बताऊं पॉलिंग स्केल पे, ठीक है, ऑन पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन अलग अलग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफाइन हुए हैं, मोस्टली वी यूज पॉलिंग स्केल ओनली, ठीक है। तो पॉलिंग स्केल के हिसाब से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली 3.98 होती है, हम 4 यूज करते हैं। हाइड्रोजन इज अराउंड 2.1। तो देखो इस वैल्यू को देख के लग रहा है फ्लोरीन की इतनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच लेता है ना। सो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमेशा हम बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन करते हैं, बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन होती है ये हमेशा, ठीक है। tendency of an element to pull the shared pair of electron towards itself, that's electronegativity। तो ये बताया इसलिए क्योंकि हमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद रखनी है पूरी केमिस्ट्री में, नॉट जस्ट ऑर्गेनिक, हर जगह ये काम आएंगी। तो इसको अभी से याद रख लोगे तो जिंदगी थोड़ी खुशहाल हो जाएगी, ठीक है। क्या मैम पूरे टेबल के लिए टेबल ही नहीं आता हमें, नहीं, कुछ एलिमेंट्स जैसे देखो ये, ठीक है, बाकी फॉस्फोरस, सल्फर पता होना चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ध्यान में रखो, ठीक है। और इनको भी थोड़ा सा देख लेना, मतलब नॉट पूरा एग्जैक्ट बट थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी ट्रेंड्स जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी तो ट्रेंड्स हम करेंगे कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरिएशन होता है, कहाँ एक्सेप्शंस है, वो अलग सी बात है। एटलीस्ट ये पता हो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली 4 यूज करते हैं हम ऑन पॉलिंग स्केल, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है 4, ऑक्सीजन है देखो 3.4,
है ना। फिर नाइट्रोजन है देखो 3.04, इधर क्लोरीन है 3.1। तो आपको इस स्केल पे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा जो आगे हमें काफी हेल्प होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, ध्यान से समझना प्लीज। वैसे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया कहाँ जाएगा, पूरा पूरा जो ऑफिशियली हाइब्रिडाइजेशन वी विल स्टडी इन केमिकल बॉन्डिंग। आज मैं ब्रिज कोर्स में बता रही हूँ बेसिक आइडिया देने के लिए तुम्हें, है ना, कि ये चीजें आएंगी। वैसे बॉन्डिंग का ये पार्ट होगा जो हर जगह काम आएगा, फिर है ना, इंट्रोड्यूस वहां होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का इंपॉर्टेंस ये होता है कि इससे आपको ना मॉलिक्यूल्स की जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी ज्योमेट्रीज के बारे में आइडिया लगता है, उनकी शेप्स के बारे में आइडिया लगता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में इसका मतलब ही हाइब्रिड से आया है, मतलब हाइब्रिड इज, यू कैन थिंक ऑफ मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग हुआ है किसी चीज का, है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ तुम्हें, इधर आना। यही एग्जाम्पल लेते हैं हम, कार्बन वाला, मीथेन मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या ना, मीथेन मॉलिक्यूल की अगर हम बॉन्डिंग समझे, थोड़ा सा है, थोड़ा लगेगा क्या पढ़ा रहे हो मैम, बट ये चीजें आगे आएंगी तो थोड़ा समझो, ठीक है। देखो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस शेल कितनी है बेटा, 2s2 2p2, अभी लिख कर आए थे हम, है ना। अच्छा, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में ड्रॉ करी हूं, C स्टार से लिखा है मैंने। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में कुछ ऐसा दिखेगा, ये 2s है और ये देखो 2p है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में ये 2p है, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। तुम्हारे पास है 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन यही लिख लेते हैं 1s1। हमारे पास बेटा 4 हाइड्रोजन है, देखो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना 1s1 वाला, ये दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s1, ये तीसरा हाइड्रोजन 1s1, ये चौथा हाइड्रोजन 1s1, ठीक है। तो होता क्या है, हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ ओवरलैप करने आता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मिलके बनते हैं, कि कार्बन अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइड्रोजन अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में विद मतलब सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में आके ओवरलैप करते हैं, उससे बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, समझो, दिक्कत तो तुम्हें दिखेगी नहीं, तुम्हें लगा मैम ये 2s के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है मैम, एक बॉन्ड ये बन गया, ये 2p के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, इस 2p के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा और इस 2p के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, है ना, तो बन गया मीथेन। बट एक बात बताओ, अगर मान लो इस तरीके से बॉन्डिंग हुई होती, खुद दिमाग लगाना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर इस तरीके से बॉन्डिंग हुई होती तो मुझे एक बात बताओ, 2s और 1s का एक बॉन्ड बना होगा, है ना, ये एक बॉन्ड होगा और 3 बॉन्ड्स 2p और 1s से बने होंगे, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 CH बॉन्ड्स तो एक जैसे होने चाहिए मीथेन में और एक CH बॉन्ड अलग होना चाहिए? ये बात तो बता ही दोगे ना, तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती मान लो, ऑर्बिटल डायग्राम नहीं आता, मान लिया मैंने, इतनी चीज तो बता सकते हो ना कि मैम अगर 2s और 1s का ओवरलैप हुआ है, यहां से आने वाला CH बॉन्ड और इन तीनों से 2p और 1s के ओवरलैप से आने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड तो मैम अलग होंगे। मतलब मीथेन, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मीथेन में 3 CH बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए और एक CH बॉन्ड उनसे थोड़ा अलग होना चाहिए। जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी से बेटा एनालाइज किया ना, तो हमें चारों के चारों CH बॉन्ड हूबहू एक जैसे मिले, बिल्कुल सेम। हमने देखा भाई सब कुछ ही सेम है इनमें, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर्स, एवरीथिंग, बॉन्ड एंगल, सब कुछ सेम था। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज, ठीक है, सब कुछ सेम था भाई। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम। तो कुछ घपला हुआ है, मतलब ये तो कॉन्सेप्ट गलत है। तो एक्चुअली बॉन्डिंग को समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया था, है ना, असल में होता है या नहीं, that's not the case here. The case is to explain the bonding in the molecules. We introduced the concept of hybridization. ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई देखो, सबसे पहले जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, जैसे मीथेन में सेंट्रल एलिमेंट है कार्बन, है ना, ये 2s है और ये 2p। सबसे पहले सेंट्रल एलिमेंट क्या करता है, अपने वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज कराता है, मतलब इंटरमिक्सिंग कराता है। तो कार्बन कहता है कि मैं अपने 2s और 3 2p को
इंटरमिक्स करूंगा, मतलब इस तरह से मान लो इस घर में अगर 4 कमरे हैं, या कोई कोई एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे पास कोई 4 लड्डू है, मान लो बेसन के लड्डू है ना, और 4 तुम्हारे पास कुछ मोतीचूर के लड्डू है, लेट्स से, है ना, वेग एग्जाम्पल। तो अगर आपको दोनों का फ्लेवर चाहिए, आपको मिक्स एक लड्डू खाना है बेसन मोतीचूर का, तो आप क्या करो, चारों बेसन के लड्डू को क्रश कर दो, चारों मोतीचूर के लड्डू को क्रश कर दो, फिर जो भी आपका बैटर बना है उसको इंटरमिक्स करके 4 नए लड्डू बनाओ। अब इसको किसी भी एग्जाम्पल सोच लो कि आप घर में अगर आपका जो भी आर्किटेक्चर है 5 कमरे हैं, तोड़ के दोबारा से बनाओ, है ना, 5 रूम्स। तो पॉइंट हेयर इज दैट कि भाई ये कार्बन क्या करता है, अपने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करके 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाता है। अब एक s और 3p मिक्स हुए हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अच्छा, होता क्यों होगा मैम, ऐसा क्यों हुआ बेटा? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो प्योर s ऑर्बिटल होता है ना, प्योर s इज नॉट गुड फॉर बॉन्डिंग एंड प्योर p इज नॉट गुड फॉर बॉन्डिंग। प्योर s में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होती, s ऑर्बिटल ना ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो हर जगह इलेक्ट्रॉन ऐसे आप देखोगे ऐसे, है ना, सारी डायरेक्शन में इक्वली ओरिएंटेड है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। और डायरेक्शनलेस ऑर्बिटल्स के बॉन्ड्स कैसे बनेंगे तुम खुद ही सोच सकते हो, जिसकी जो दिशाहीन है, जिसकी दिशा ही नहीं है ना, तो समझ सकते हो। जबकि अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करें 90 डिग्रीज पे होते हैं, उधर रिपल्शंस बहुत होती है, तो उनके पास क्या है, एंगल नहीं है। तो इंटरमिक्स करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कार्बन ने 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए, अब हाइड्रोजन आएंगे, 4 हाइड्रोजन अब आके यहाँ बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इससे ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन इससे, एक इससे और एक इससे, तो चारों बॉन्ड्स देखो सेम निकल करके आएंगे। तो ऐसे 4 CH बॉन्ड्स बने हैं, समझिए बात को। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था जो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंट्रोड्यूस करता है टू एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड विच फर्दर एक्सप्लेन्स द ज्योमेट्रीज एंड द शेप्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विच वी विल डू इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। पूरा अपन केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। ये एक बहुत बेसिक सा आइडिया है जो मैंने आपको देने की कोशिश की है अभी, कि हाइब्रिडाइजेशन हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको एक मैं तरीका बता रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन को निकाला कैसे जाता है। एक एक्सप्रेशन समझो, जब भी हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं ना, तो हमें स्टेरिक नंबर चाहिए होता है। स्टेरिक नंबर क्या होता है बेटा, स्टेरिक नंबर में हम ना टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स लेते हैं और लोन पेयर। घबराओ मत, बस अभी देख लो, ये आगे ये सारी चीजें आएंगी, तो अभी थोड़ा इनसे इंट्रोड्यूस हो जाओगे ना, तो ये नहीं लगेगा कि भाई क्या ही हो रहा है जीवन में, पता चले कि स्ट्रीम ही चेंज करनी पड़ जाए, है ना, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिग्मा और लोन पेयर को ही हम काउंट करते हैं स्टेरिक नंबर में। लोन पेयर भी वो लोन पेयर जो अवेलेबल हो, जो कहीं रेजोनेंस में ना जा रहा हो, लीव दैट, है ना, आगे करेंगे। तो लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसका भी आइडिया दे रही हूँ। सिग्मा बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे तुम्हें ये पता चल गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। अब एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से ओवरलैप करता है वो भी मैटर करेगा। अगर मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने हेड ऑन ओवरलैपिंग करी, हेड ऑन ओवरलैपिंग करने से सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी की टक्कर हो गई बिल्कुल सिर से, है ना, सामने से, वो देखा ना तुमने, कोई एक आदमी लाल कपड़ा लेके भाग रहा है, सामने से बुल आ रहा है, तो दैट इज हेड ऑन कोलिजन, है ना, पूरा भाई सामने से बजा है। तो अगर बिल्कुल आप देखोगे, है ना, ओवरलैपिंग हेड ऑन है ऐसे, तो वहां से सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। अगर कभी ओवरलैपिंग साइडवेज होती है तो वहां से जो, अगर साइडवेज ओवरलैपिंग है तो वहां से पाई बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया जैसे कि अगर मैं दूं, जैसे मान लो एक एटॉमिक, ये बहुत बेसिक सा डायग्राम है, इसमें कुछ फेज भी नहीं दिखा रखा। जैसे देखो ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये p है, और हमने ओवरलैपिंग ऐसे कराई यहां से, ठीक है। तो ये देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, यहां से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा होता है, इसको सिग्मा ऐसे डोनेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर जैसे ये p ऑर्बिटल है एक, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस क्या है आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, वेव फंक्शंस होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के। अगर हम इसको देखो साइडवेज, ये p ऑर्बिटल को ऐसे ले आए तो साइडवेज ओवरलैपिंग है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं पाई बॉन्ड्स होते हैं, इनको ऐसे दिखाते हैं पाई बॉन्ड्स।
अब ये डिटेल में नहीं करेंगे सिग्मा पाई बॉन्ड्स को, जस्ट एक पॉइंट था क्योंकि मैं हाइब्रिडाइजेशन बता रही थी, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स ही कंसीडर करते हैं, ठीक है, और लोन पेयर्स पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते। जैसे मान लो हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो मैं आपको एक ट्रिक अभी छोटी सी चीज अभी बता रही हूँ। अगर कभी भी जैसे दो एटम में आप एक ही बॉन्ड देखते हो तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ये ध्यान रखो, एक बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, ठीक है। अगर आप दो बॉन्ड्स देखते हो तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा होगा ही, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा नहीं हो सकता, हेड ऑन ओवरलैपिंग एक ही हो सकता है, ठीक है, एक सिग्मा, बाकी जो दूसरा बचा है वो पाई, तो एक सिग्मा है इसमें, एक पाई है, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही रहेगा, एक सिग्मा हो गया, बाकी जो दो बचे वो पाई हो गए, दो पाई। चार बॉन्ड्स होते हैं वो केस अभी नहीं करना, बट एक सिग्मा दो पाई एक डेल्टा बॉन्ड होता है जो आगे की चीज है, ठीक है। तो ये तुम्हें अगर बेसिक सी इंफॉर्मेशन है तो अभी तुम हाइब्रिडाइजेशन बताओगे। जैसे देखो ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, देखो यहाँ भी ये सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ठीक है, सिंगल, तो चार सिग्मा बॉन्ड्स हैं। क्या कोई लोन पेयर है कार्बन के पास? नहीं है, तो चार सिग्मा बॉन्ड्स आ गए बेटा, तो स्टेरिक नंबर 4 आ गया, ठीक है, स्टेरिक नंबर 4 आ गया, ये देखो स्टेरिक नंबर 4 आ गया। तो स्टेरिक नंबर 4 है तो एक हाइब्रिडाइजेशन में एस हर हाइब्रिडाइजेशन में होता है, एक एस और बचा 3 वो पी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्टेरिक नंबर 3 होता तो एक एस होता, बचे 2 वो पी हो जाता, ठीक है। स्टेरिक नंबर 2 होता, एक एस होता, एक पी होता, राइट। कुछ बेसिक सा केस हमने देख लिया। तो इसमें देखो 4 सिग्मा बॉन्ड्स है तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक एस होगा, 3 पी sp3। दिस इज वेरी बेसिक थिंग, आगे हम ये सारी चीजें करेंगे डिटेल में, ठीक है। यहां देखो इस केस में समझते हैं, हाँ, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इधर देखो कार्बन ने एक सिग्मा यहां बनाया, एक सिग्मा, और ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, लोन पेयर एक भी नहीं है, पाई से हमें मतलब ही नहीं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो एक एस और 2 पी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, समझ रहे हो, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे, ये मतलब बेसिक सी चीज है। इसके लिए देखो यहां मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है इस कार्बन का, एक सिग्मा यहाँ है, एक यहाँ है, देखो बाकी 2 तो पाई होंगे, ये 2 पाई, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, लोन पेयर था नहीं, लोन पेयर एक भी नहीं था कार्बन के पास, है ना। अच्छा यहाँ देखो इधर कार्बन एक सिग्मा यहाँ, एक यहाँ, बाकी एक पाई ये है, एक पाई ये है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्लियर है? यस, इजी है ये चीज। हाँ, तो एक क्वेश्चन का आंसर दो, एवरीवन विल कमेंट डाउन। बेटा ये सेशन जो भी बच्चा देख रहा है कमेंट करेगा इसका आंसर। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स इन विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन है आपके पास, देखो विनाइल एसिटाइलिन क्या होता है, एसिटाइलिन होता है ये जिसको आप इथाइन के नाम से जानते थे, इथाइन है ना, इथाइन के नाम से। अब आप क्या करो, एक हाइड्रोजन को हटा के ना विनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दो, विच इज ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इस ग्रुप को हाइड्रोजन हटा के, तो दिस वुड बी CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो क्या बना, विनाइल एसिटाइलिन। इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, बता सकते हो? जल्दी कमेंट डाउन, पॉज द वीडियो और आंसर कमेंट करो। देखो हम देखते हैं इसको, आ जाओ अच्छे से। देखो CH2 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अच्छा अगर ध्यान देते बेटा एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा और 2 पाई, ये सिग्मा, तो बता दो कितने सिग्मा हो गए, देखो, और पाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड्स, और पाई कितने देखो, 1 और 2, 3 पाई, हाँ जी 7 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 पाई, कर लिया सबने, बताओ 7 सिग्मा एंड 3 पाई, यस, ओके। चलिए नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बताओ, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द अंडरलाइंड कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन से इस कार्बन, मतलब इनमें से किस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। देखो मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, देखो
ये CH3 है बेटा, ओपन करके दिखा रही हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड हो OH। ठीक है, अब बता दो, अब आप बताओगे, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और इसको भी अगर एक्सपैंड करके लिखना है तो बता सकते हो। वैसे अंडरलाइन कार्बन के लिए पूछा है तो इन सबको तो ना भी ऐसे दिखाओ चलेगा। देखो इसको ऐसे करके देख लो, ठीक है, ये देखो, ये सारे ग्रुप्स को हम पढ़ेंगे। अब बताओ, यस एवरीवन गिव द आंसर, कमेंट कर दो आंसर एंड मैच इट। अभी देखो, देखो पहले वाले को चेक करते हैं। इस कार्बन ने बनाया 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बनाया, यानी sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, इधर देखो 1 सिग्मा 2 3 और ये 4 सिग्मा है, यानी sp3। ठीक है, यहाँ आ जाओ, इस कार्बन को चेक करो, 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, 3 सिग्मा है, यानी कि sp2। ठीक है, यहाँ आ जाओ, 1 सिग्मा 2 और 3, तो 3 सिग्मा है sp2, तो sp3 सिर्फ एक ही है, वो कौन है, बी में इथेनॉल। ठीक है, तो भी पहचान लिया, सिग्मा पाई का थोड़ा आइडिया है कि अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है सिग्मा बॉन्ड होगा, साइडवेज से पाई बॉन्ड बना होगा, ज्यादा डिस्कशन हमने नहीं किया। ठीक है, अच्छा, और मैंने बताया था पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनाना, और अगर डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा और आपके 2 पाई होंगे। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट इज बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैसे करते हैं। तो एक तो वो रिप्रेजेंटेशन है जो तुम बचपन से करते आए हो। बचपन का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, जैसे देखो, जैसे मैंने बोला इथेन है ना, इथेन का तुमने एक तो चीज होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो भी लिख लो। एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको पता चलेगा कौन कौन से एलिमेंट्स किस कॉम्पोजिशन में उसमें पड़े हैं। जैसे इथेन एक एल्केन है, इथ मतलब 2 कार्बन होता है। ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर इथेन है तो 2 कार्बन है C2। ठीक है, और H कितने होंगे, 6 होंगे, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखो C2H6 है, तो अगर मुझे इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो आप क्या करते हैं, हमेशा कार्बन स्केलेटन को पहले ड्रॉ करते हैं। जैसे देखो, एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, यहाँ प्रोपेनॉल ले लेती हूँ। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने प्रोपेनॉल। ठीक है, सबसे पहले वर्ड रूट को कैच करो। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन है, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड से लगे होंगे। ठीक है, तो प्रोपेन मतलब 1 2 3। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल है तो OH होगा, प्रोपेनॉल मतलब पहले कार्बन पे ही हमने OH लगा दिया। ठीक है, OH पहले कार्बन पे लगा दिया। अब ये बेसिक स्केलेटन बन गया। अब हाइड्रोजन को हमेशा लास्ट में अटैच करते हैं। हाइड्रोजन को कार्बन पे इस तरीके से लगाना है कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, क्योंकि हमें पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना, तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना लिया है, तो इसको 3 हाइड्रोजन लगा दो। इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं ऑलरेडी, इसको 2 हाइड्रोजन दे दो। इसने भी 2 बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन। अब देखो CH3 CH2 CH2 OH, ये प्रोपेनॉल का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अच्छा, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना होता तो कैसे लिखते, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 3 5 7 और एक 8। ओ, ऐसे भी लिख सकते थे, वरना C3H7OH। ठीक है, अच्छा, अब क्या है दूसरा, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। कंप्लीट फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हो, वर्ड रूट उठाओ उससे। अब ये हमारे काम का नहीं है, हमें कक्षा 11-12 में कंप्लीट फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है, ना ही हम कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला को इतना फेवर करते। कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला में एक दूसरा तरीका है, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला देखो, थोड़ा कॉन्डेंस कर देते हैं कि इतना फैला हुआ CH3 है, इसको साथ में ही बना दो CH3, इसको CH2 बना दो, ये भी CH2 और ये OH, ये बन गया कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे देखो मिथाइल साइनाइड है, मिथाइल साइनाइड का अगर कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो CH3 और CN, बस बन गया। कितना टाइम लगा, थोड़ा सा। क्या इससे भी बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है मैम, क्या कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, रिएक्शंस में आप कर लेते हो कभी कभार, पर जो बेस्ट तरीका होता है बेटा वो कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला भी नहीं है, दैट इज द बॉन्ड लाइन डायग्राम, वो बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है, बेस्ट तरीका बॉन्ड लाइन। जैसे देखो
ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। एनसीईआरटी कहता है फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम अलग तरीके से दिखाते हैं जिसमें हम लाइंस को यूज करते हैं, ठीक है। इन दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, कहता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, और यही यूज करना है हमें जेई में, मतलब पूरी क्लास 11th 12th में बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में पॉइंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट शोन, नॉट शोन, ठीक है। अच्छा, कार्बन कार्बन बॉन्ड की जगह पे बेटा हम लाइंस को यूज करते हैं। जैसे 3 कार्बन है तो हमने ऐसे दिखा दिया, जिग जैग लाइन्स को यूज करते हैं। किस फैशन में? जिग जैग फैशन में, ठीक है। अच्छा, तो हम सिर्फ दिखाते किसे? हम हेटेरो एटम्स को दिखाते हैं। हेटेरो एटम्स आर शोन, हेटेरो एटम्स आर शोन, ठीक है। हेटेरो एटम्स को आपने दिखाना होता है, हेटेरो एटम्स को दिखाना होता है। हेटेरो एटम मतलब कोई भी हाइड्रोजन कार्बन को छोड़ के कोई एटम है, अगर जैसे कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, एग्जाम्पल मतलब ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, एटसेट्रा, ठीक है, ओके। कभी भी अगर मान लो स्केलेटन में ऐसे कोई ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे मान लो ये ऐसी आपकी चेन है और ऐसे कोई ग्रुप है, तो ये मिथाइल ग्रुप होता है हमेशा, CH3। ओके, चलो आगे करेंगे इसे। खैर, ये कुछ मोटा मोटी पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ देखो, इथेन का तो वैसे इतना सही से बनेगा नहीं, बट आप ऐसे है ना सोच सकते हैं, 2 कार्बन, एक कार्बन ये है, एक ये है। हाइड्रोजन कहाँ गए मैम? हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, दैट्स इमेजिनरी, मतलब दैट्स ऑब्वियस। आप ये सोचो कि भाई हाइड्रोजन तो है ही वहाँ, है ना। 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन तो हमेशा ऐसे लगाते हैं कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स हमें पूरे करने हैं, है ना। यहाँ देखो 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 2 3, देखा, यस, बॉन्ड लाइन डिनोशन। अच्छा, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन कौन से? ये वाले देखो, 1 2 3 4, ये यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप है तो एक डंडा ऐसे लगा दो, ये मिथाइल ग्रुप को डिनोट करता है, ठीक है, ओके। ये देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। और पहले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, ऐसे दिखा दो, समझ गए हो? ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज है भाई, क्या ही दिक्कत है इसमें। आ जाओ, इसके लिए देखो ऐसे ही 1 2 3 4, सेकंड कार्बन पे एक पाई बॉन्ड है, बना दो डबल बॉन्ड। अच्छा, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, सिस और ट्रांस एल्कीन। ऐसा हो सकता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप्स है ये डबल बॉन्ड के सेम साइड हो या डिफरेंट साइड हो, है ना, डिपेंडिंग ऑन। अगर ऑपोजिट साइड होता है तो ट्रांस एल्कीन होता है, सेम साइड होता है तो सिस एल्कीन होता है, ठीक है। सेम ग्रुप सेम, जैसे देखो ये मिथाइल ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस एल्कीन है, सेम साइड है तो सिस एल्कीन है, तो डिपेंड करता है कौन सा दिया होगा हमें उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये देखो कर सकते हैं, यहाँ देखो मतलब आपको सीधा सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड ही है तो एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है, लाइक दैट, ओके। ये देखो प्रोपाइन है ना, कर सकते हैं ऐसे ड्रॉ, ठीक है। इसको ध्यान से करना है, ट्रिपल बॉन्ड को ड्रॉ, ठीक है। इधर आ जाओ, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और बीच में सेकंड कार्बन पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे बना सकते हैं, बोलो हाँ। चलिए, अब इसको देखो, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, आपने ऐसे ट्रिपल बॉन्ड दिखाया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभी जो मैंने ड्रॉ किया देखो, हाँ हाँ, ये जो देखो हम ड्रॉ करे थे अभी, ये समझो बेटा, इसमें एक पॉइंट है जो आपको समझना है कि जब भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, अभी मैंने ऐसे दिया है कि मैम हम ये बना देंगे, तो एक्चुअली ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। देखो इसको, देखो इरेज कर रही हूं, ये ऐसे बनाया था अभी हमने, है ना, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। अब अगर आप इस कार्बन को देखो तो इसने 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो 2 sp हाइब्रिडाइजेशन हमेशा लीनियर ज्योमेट्री होती है, लीनियर ज्योमेट्री, है ना। तो अगर आप लीनियरली इसको ड्रॉ करोगे तो दैट वुड बी मोर प्रिसाइज। तो अगर बॉन्ड लाइन डिनोशन कर रहे हैं तो देखो आप ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैंने ये ऐसे बनाया है तो एक चीज समझो, इसका मतलब एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, समझ सकते हो, बोलो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको दिखाना है इसको, जैसे ये बनाया ऐसे, इसको क्या समझे, मतलब एक कार्बन यहाँ है, दिस शुड बी इक्वल, ऐसे होना चाहिए जैसे, हाँ,
इसका मतलब एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, समझ सकते हो? ओके हाँ चलो ये देखो, इसको प्रैक्टिस करना है होमवर्क। राइट द बॉन्ड लाइन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम दिखाइए, खुद से अभी प्रैक्टिस करके देखो। इसको ड्रॉ करते हैं, देखो इसमें हेटेरो एटम है, देखो C2H5 मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2 CH3, है ना ऐसे, तो मतलब एक CH3 एक CH2, ठीक है, CH3 CH2, या फिर ऐसे करो CH3 CH2, ठीक है। अब उसके बाद देखो C डबल बॉन्ड O है, तो ऑक्सीजन तो दिखाना पड़ेगा, फिर C2H5 CH2 CH3, देखो है ना, दिस इज CH3 CH2 जो C2H5 है, C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन दिखाएंगे, हेटेरो एटम है, फिर यहाँ भी C2H5 मतलब CH2 CH3 दिखा सकते हैं। ओके चलो अच्छा नेक्स्ट देखो, बॉल एंड स्टिक एंड स्पेस फिलिंग मॉडल। तो अब बेटा कुछ मॉडल्स देखो कि हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये चीज देखना, मैं आपको ओपन करके ही दिखा देती हूँ इनफैक्ट। अब कुछ मॉडल्स देखते हैं, जैसे बॉल एंड स्टिक एंड स्पेस फिलिंग मॉडल है अपने पास। तो ये मॉडल्स क्या है, मैं आपको 3D में मॉडल्स को विजुअलाइज कराऊंगी। जैसे रिप्रेजेंटेशन देखो, वाटर मॉलिक्यूल हमें दिखाना है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ना बेंट होता है, हम बॉन्डिंग में करेंगे भी से। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, ऐसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बॉन्डिंग में नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसको देखो बॉल एंड स्टिक मॉडल से ऐसे दिखा सकते हैं, ये लोन पेयर नहीं दिखाएंगे, ऑक्सीजन ये रेड बॉल है और ये जो व्हाइट बॉल्स है ये हाइड्रोजन है अगर, ठीक है। ऐसे स्पेस फिलिंग मॉडल में हम क्या करते हैं, ये बॉन्ड लाइंस को नहीं दिखाते, सिर्फ एटम्स को बिल्कुल कॉन्डेंस करके ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसे मीथेन है और स्पेस फिलिंग मॉडल में मीथेन ऐसा दिखेगा, ब्लैक कलर से कार्बन है, ये 4 व्हाइट हाइड्रोजन है। ओके अभी देखो इसको जरा विजुअलाइज करना 3D में, तो आप ना 2 साइट्स को यूज कर सकते हो, आई विल टेल यू। एक तो यू गाइस कैन गो विद कैम ट्यूब 3D, ठीक है, काफी काम की साइट है, अगर आपको कभी 3D मॉडल्स को देखना है ना, विजुअलाइज करना है, तो यू कैन डू दैट। क्लियर है? इधर देखो जरा, जैसे ये मीथेन मॉलिक्यूल है अपने पास, तो इसमें देखो ये बॉल एंड स्टिक मॉडल में हम ऐसे दिखाते हैं, कैन यू विजुअलाइज, ये 3D में आप इसको देख सकते हो। तो अगर जैसे सेंटर में ये दिस इज द कार्बन दैट वी आर हैविंग, है ना, यहाँ पे ये कार्बन है ग्रे कलर से, दिस इज द हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा ये थर्ड 4th हाइड्रोजन, ठीक है, ये रहा। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, अगर आप ध्यान से इसको अच्छे से विजुअलाइज करो तो इट्स समथिंग लाइक दिस, देखो टेट्राहेड्रल है, देख सकते हो। और ये बॉन्ड एंगल देखो, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 109.5 डिग्रीज, ठीक है, जिसकी हम बात करी थी। इसमें भी देखो एक चीज अगर आप समझो, तो कार्बन की जो 2 वैलेंसीज होती है ना बेटा, 2 वैलेंसीज कार्बन की प्लेन में होती है। जैसे देखो ये CH ये CH है ना, ये जो 2 वैलेंसीज है कार्बन की, ये प्लेन में है, एक वैलेंसी अबव द प्लेन होती है, एक बिलो द प्लेन होती है। तो कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप सोचो कि मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ये कार्बन है मान लो, तो कार्बन की ये 2 वैलेंसीज कहाँ है, प्लेन के अंदर है ना, इस प्लेन में। एक कार्बन होगा ऐसे जो सामने की तरफ होगा, आपकी तरफ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, है ना, एक कार्बन बैक साइड में होगा, ऐसे टेट्राहेड्रल बना होता है, समझ रहे हो। तो इट्स लाइक एक ऐसे ये 2 वैलेंसीज प्लेन में, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक पीछे, एक सामने की तरफ एक पीछे की तरफ, तो इट्स लाइक दिस। हम इसको ऐसे वेज एंड डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप देखो जैसे ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द प्लेन होंगे, ये जो हम वेज से दिखाते हैं, जो डार्क किया है ना मैंने CH बॉन्ड, इसको वेज बोलते हैं, ठीक है। ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये है जैसे प्लेन था, ये तुम्हारी तरफ होगा ऐसे, यहाँ इधर की तरफ, और एक बैक साइड में होगा, ठीक है, वो है। क्लियर है? और ये जो डैश से दिखा है ना, ये बैक साइड वाला कार्बन है। तो अगर जैसे मीथेन में यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं तुम्हें, तो ये मान लो 2 हाइड्रोजन तो ऐसे प्लेन में होंगे, एक हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ निकला होगा और एक बोर्ड के पीछे की साइड होगा, है ना, बैक साइड में। तो उसको भी यहाँ विजुअलाइज किया जा सकता है आराम से। देखो ये 2 वैलेंसीज अगर मैं इन प्लेन लूं, ये तुम्हारी तरफ है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और एक बैक साइड में है ना, टेट्राहेड्रल ऐसा होता है ये टेट्राहेड्रल। ओके टेट्राहेड्रन भी देखो विजुअलाइज कर सो, इसमें टेट्राहेड्रन कैसे बन रहा है, देखो ये रहा, है सो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? ऐसे ही वाटर का भी देख लो एक बार। सो एक साइट आप यूज कर सकते हो कैम ट्यूब 3D, दूसरा स्केच फैब यूज कर सकते हो। दोनों में आपको 3D मॉडल्स अच्छे से दिख जाएंगे। ये देखो स्केच फैब से है ना, हम इसे विजुअलाइज करें, ये पानी का मॉलिक्यूल है, तो कुछ ऐसा नजर आता है। इसमें ये जो रेड कलर से हमने बॉल दिखाया है दैट इज आवर ऑक्सीजन,
ठीक है। और ये जो ब्लू कलर से है दैट्स द हाइड्रोजन। देख सकते हो ऐसा बेंट शेप होता है इसका, बेंट या वी शेप या एंगुलर बुलाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स भी होते हैं, है ना, वाटर में। सो दैट वाज मीथेन, ये वाटर मॉलिक्यूल है, देख सकते हो, ठीक है, ऐसा बेंट लाइक दिस। ये अगर ऑक्सीजन है, एक H ये और एक H ये, ठीक है, लाइक दैट, राइट, ऐसे इस तरीके से होता है। ओके चलो, तो इनको आप यूज कर सकते हैं टू विजुअलाइज द 3D शेप्स। ओके चलो, हाँ, सो ये आपके बॉल एंड स्टिक मॉडल, इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, कि बार बार इन मॉडल्स का यूज किया जाए। तो जो हम ऑन पेपर रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेसिकली, तो मैंने इनके लिंक्स भी अटैच कर दिए, मॉडल्स मैंने कहाँ से ऐड किए हैं आप इसको देख सकते हो, ठीक है। हम जो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन करते हैं 3D में, है ना, वो ऐसे हम ऑन पेपर दिखाते हैं। पेपर में कैसे 3D शेप को दिखाएंगे, तो इसी की हम बात करी थी कि अभी जो आपने मीथेन देखा उसकी 2 वैलेंसीज तो इन प्लेन थी, है ना। अच्छा, एक जो मैंने वेज से दिखाया था ये आउटसाइड द प्लेन है, टूवर्ड्स जो आपकी तरफ होता है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, इसको वेज बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? वेज। अच्छा, और एक जो बैक साइड वाला कार्बन है उसको हम ऐसे दिखाते हैं डैश से, इसे क्या बुलाते हैं? डैश। ये बिहाइंड द ऑब्जर्वर, मतलब स्क्रीन के पीछे होगा, बैक साइड पे, ओके, बिहाइंड द प्लेन, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, समझ गए, यही इसको हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप्स। बेटा फंक्शनल ग्रुप्स कौन होते हैं? तो नाम से ही पता चलता है, फंक्शनल ग्रुप यानी जो फंक्शन ही बदल दें पूरा, है ना। तो अगर मान लो आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई बेसिक हाइड्रोकार्बन है, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, जैसे अपने पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल है और इस मीथेन के मॉलिक्यूल में मैं हाइड्रोजन को हटा के सब्स्टिट्यूट कर दूं कोई और हेटेरो एटम, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, है ना, उसी वैलेंसी का होना चाहिए जैसे, तो ये एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन गया, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब पहले जो मैंने बनाया था मीथेन, उसकी प्रॉपर्टीज और H की जगह OH आने से प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल की बदल गई, एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, है ना, सब कुछ बदल गया भाई, उल्ट पुल्ट हो गया सब कुछ, मतलब प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई है कंपाउंड की। तो ऐसे ग्रुप्स, है ना, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग केमिकल प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड, वो ही फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो एक्चुअली ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एल्काइल ग्रुप का काम होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करना, ठीक है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज देने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज को इंपार्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या वेराइटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो हमें पढ़ने होंगे आगे, अभी थोड़ा फेमिलियर हो जाओ इनसे। जैसे एक एल्डिहाइड होता है RCHO, R क्या है? अपना एल्काइल ग्रुप है, R इज द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट है, जैसे एल्केन होता है ना, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दोगे ना तो ये एल्काइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो CH3 मिथाइल है, ये मिथाइल होता है, ठीक है। ऐसे ही C2H5 ये इथाइल होता है एंड सो ऑन, राइट। तो ये आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो चलो, R एल्काइल ग्रुप है आपका कार्बन की चेन वाला, ये CHO, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे ही R देखो, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ RR, ये जो कलर कोडिंग किया ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, है ना, ये ब्लू कलर में आप देख सकते हो। फिर अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये OH होता है, ठीक है, OH। ईथर्स में क्या होता है? ऐसे ROR, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। फिर अमीन्स होते हैं RNH2, ठीक है। अमीन्स में भी डिग्री होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स, ऐसे होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड R, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड्स आगे पढ़ेंगे हम इनको डिटेल में, ठीक है। एस्टर्स होते हैं, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होता है, सोप्स फॉर्मेशन जब आप करते हो, है ना। अमाइज है RCONH2 और एसाइल हेलाइड, एसिड हेलाइड्स RCOCl, उसको बहुत कम यूज करना है हमने, अभी नहीं करना, ठीक है। तो ये मोटा मोटी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनसे अभी अवेयर हो जाओ, क्योंकि आगे इनके बारे में हमें बहुत पढ़ना होगा डिटेल में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कार्बन की डिग्री, डिग्रीज ऑफ कार्बन क्या है भाई? देखो अभी तक तुम्हारी कोई डिग्री नहीं हुई है ना, कार्बन की डिग्रीज हैं, देख रहे हो, कार्बन भी तुम जिसे पढ़ रहे हो इतना एजुकेटेड है, डिग्रीज है भाई कार्बन की भी। देखो कार्बन की डिग्रीज कैसे बताते हैं, अगर मान लो कभी कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, अपने अगल बगल अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है,
तो वो कार्बन प्राइमरी कार्बन होता है। जैसे कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है ना, मैं इस कार्बन की डिग्री की बात कर रही हूँ। ये कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी होता है, 1 डिग्री लिखता है प्राइमरी कार्बन। अगर मान लो ये जिस कार्बन की डिग्री तुम बता रहे हो, अगर वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी कार्बन होता है, ठीक है। इस कार्बन की जिसकी तुम बात कर रहे हो, अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो टर्शियरी कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। अगर ये कार्बन चारों कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो चारों से, तो ये 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन की डिग्री कैसे करनी है हमें, कार्बन जिस कार्बन की हम डिग्री निकाल रहे हैं, हम उसको चेक करेंगे उसके बगल में कितने कार्बन है। अगर उसके बगल में 1 कार्बन है तो 1 डिग्री कार्बन, उसके बगल में अगर 2 कार्बन है 2 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन है 3 डिग्री कार्बन, 4 कार्बन है 4 डिग्री, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। हाँ, एक केस होता है अगर कार्बन के पास कोई भी कार्बन के आसपास कोई कार्बन है ही नहीं, जैसे मीथेन, तो ये सुपर प्राइमरी होता है। कौन होता है? सुपर प्राइमरी, है ना। इसमें तो कार्बन के आसपास कोई नहीं है, मीथेन का जो कार्बन है दैट इज सुपर प्राइमरी, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, एग्जाम्पल्स भी हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। जैसे एक ही कार्बन है अगर तो 1 डिग्री, 2 कार्बन लगे हैं तो इस कार्बन की 2 डिग्री हो गई, ठीक है, लाइक दैट। अगर साइड में हाइड्रोजन लेते हैं, चलो ऐसे ही ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है। वैसे मैंने आंसर लिख दिया है इसका, पर ट्राई करना है ऐसे एग्जाम्पल को, ठीक है। इस एग्जाम्पल को अगर हम खुद से भी ड्रॉ करते हैं एक बार, देखो, या कुछ और तुम ले लो, सॉल्व फॉर इट, ठीक है। तो देखो, जैसे इस कार्बन को चेक करना है ना, क्या करेंगे, इस कार्बन के बगल में, बेटा इस कार्बन की डिग्री बतानी है, इसके बगल में एक ही कार्बन है तो ये 1 डिग्री, इस कार्बन के बगल में देखो एक कार्बन ये है, एक ये है, 2 डिग्री। अच्छा, इस कार्बन को देखो 1 2 3 तो ये 3 डिग्री, इस कार्बन को देखो इसके बगल में एक ही कार्बन है 1 डिग्री, इसे देखो 1 2 2 डिग्री, है ना। इस कार्बन को देखो इसके बगल में 1 2 3 4 कार्बन है भाई, 4 डिग्री, ठीक है। इसे देखो इसके बगल में एक ही कार्बन है 1 डिग्री, इसके बगल में एक है 1 डिग्री, इसके बगल में 1 2 2 डिग्री, इसके बगल में 1 2 3 3 डिग्री, है ना। इसके में 1 2 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 2 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, समझ सकते हो। तो अगलू बगलू चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा, देख लो इसे एक बार। हाँ जी, एक 4 डिग्री है ना, बाकी सारे यू कैन चेक। चलो ऐसे ही एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, घर पे करना है उसे सॉल्व, ठीक है। हाइड्रोजन की डिग्रीज कैसे बताएंगे भाई, कार्बन पढ़ लिख गया, हाइड्रोजन ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन कहेगा कि भैया मुझे भी डिग्रियां करा दो जरा, तो हाइड्रोजन की डिग्री, हाइड्रोजन निकला कॉपी करने, वो सोचता है हाइड्रोजन की, भाई देख कार्बन की जो डिग्री है मैं भी वही डिग्री ले लूंगा, कॉपी पेस्ट मार दूंगा। तो अगर हाइड्रोजन की डिग्री बतानी है, अगर हाइड्रोजन एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, अगर हाइड्रोजन एक सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा, अगर हाइड्रोजन एक टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है वो टर्शियरी हाइड्रोजन होगा। अब ऐसा हो सकता है क्वाटरनरी हाइड्रोजन, क्या ऐसा हाइड्रोजन मुमकिन हो सकता है जो 4 डिग्री कार्बन से लगा हो? सोचो, देखो ये कार्बन है और ये 4 कार्बन से लगा हुआ है, दिस इज 4 डिग्री कार्बन, है ना। अब 4 डिग्री कार्बन का 4 डिग्री हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है ना मैक्सिमम, तो थोड़ी ना तुम 5वां बॉन्ड बना के हाइड्रोजन लगाओगे, वो तो हो ही नहीं सकता है ना भाई, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड्स तो बनेंगे, है ना। तो 4 डिग्री कार्बन होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ऐसे देखो अल्कोहल्स में भी डिग्रीज बताते हैं, अल्कोहल की डिग्री कैसे बता सकते हो, OH को चेक कर लो, OH ग्रुप जो है जैसे कार्बन से जुड़ा है ना, वही उसकी डिग्री है, ठीक है। जैसे ये देखो, इस अल्कोहल की डिग्री बतानी है, इस कार्बन को देखो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी कार्बन है, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल प्राइमरी, ठीक है। यहाँ देखो ये OH जो है एक सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, देखो अगल बगल 2 कार्बन है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ देखो ये OH एक प्राइमरी अल्कोहल से जुड़ा है, देखो इसके बगल में एक ही कार्बन है तो ये प्राइमरी अल्कोहल, बता सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऐसे ही देखो अमीन्स की डिग्री होती है, अमीन्स की डिग्री कैसे निकालते हैं, कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो इट इज आइडेंटिफाइड बाय नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद द नाइट्रोजन एटम। तो अगर तुम देखो इस ये NH2 है तो एक ही कार्बन यहाँ जुड़ा होगा, ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन। इधर देखो NH एक कार्बन यहाँ जुड़ा होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो ये 2 डिग्री अमीन। इसे चेक करो N, एक यहाँ होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब 3 डिग्री,
ठीक है। अच्छा इधर देखो NH2 एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री अमीन है। इधर देखो 1 और 2 डिग्री है, बना सकते हो, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, इस कंपाउंड में आपको डिग्रीज बतानी है और कमेंट डाउन करना है, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा देखते हैं कितने आपको मिलेंगे, क्वार्टरनरी बता दो, कमेंट करना है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन अटैच्ड है, ठीक है। जैसे देखो इस कार्बन को हमें पकड़ना है, इस कार्बन को पकड़ा हमने, अगलू बगलू चेक किया कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ओ ये तो 4 डिग्री निकला है ना। अच्छा इधर आओ, इस कार्बन को देखो, इसके आसपास देखो 3 कार्बन है, 3 डिग्री, ओके। इस कार्बन को पकड़ो, इसके आसपास देखो 1 2 3 है तो 3 डिग्री, ऐसे इसे देखो, इसके आसपास 1 2 3 3 डिग्री है ना, इसके आसपास देखो 1 2 2 डिग्री, इसके अगल बगल 2 डिग्री, कर सकते हो। इधर देखो ये इसके अगल बगल 1 1 है तो 1 डिग्री होगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी 1 डिग्री एक ही कार्बन से लगा, ये 1 ये 1, कर सकते हैं, यस। कर लेना इसे, ओके। ये बताओ द नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, बताओ टर्शरी कार्बन एटम बताओ भाई, इसमें कितने हैं टर्शरी कार्बन एटम, 3 डिग्री, मतलब एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से लगाओ, देखो 1 2 3, तो ये वाला कार्बन है, इसे चेक करो, 1 2 3, भाई ये भी तो है, देख लो है ना, तो ये हमारे 2 ही हैं इसमें, देख सकते हो। टर्शरी पूछा ना, 1 मिनट इसको ठीक करते हैं। इसे चेक करो, कहता है द नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन, बेटा 3 डिग्री बताना है, ठीक है, 3 डिग्री। इस कार्बन को चेक करो तो 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा है, ये तो 4 डिग्री है, ठीक है। इस कार्बन को देखो, ये 1 2 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, ये देखो 1 2 और 3, ये 3 डिग्री है, कोई और 3 डिग्री है क्या, नहीं, तो एक ही 3 डिग्री है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कहता है द नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन इन द गिवन कंपाउंड इज, प्राइमरी कार्बन आपको इसमें बताने हैं। अरे ये कैसा क्वेश्चन है, ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है, देखो ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक से जुड़ा है, तो 2 कार्बन है, दोनों प्राइमरी हैं, ठीक है। चलो तो फर्स्ट माइलस्टोन हमने क्लियर कर लिया है, तो जल्दी से थम्स अप दे दो, कमेंट करके बता दो सेशन कैसा लग रहा है, एंड सिट विद पेन एंड पेपर पूरी क्लास में, खास करके अब तो जो भी चीजें कर रहे हैं बेटा, ये इंट्रोडक्शन है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आगे बहुत चीजें हम करेंगे, डिटेल में करेंगे, है ना, तो उसकी टेंशन मत लेना, सब कुछ एवरीथिंग विल डू फ्रॉम द स्क्रैच। आ जाओ, ये कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और आपको पता होगा जेई 2024 में यहाँ से मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ठीक है, जिसमें उसने सिर्फ ये पूछा कि भाई ये बता दे मुझे, और 4 नंबर ले ले कि ये कंपाउंड किस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो वो करेंगे। और उसके बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुमने क्लास 10th में भी थोड़े ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता है और कुछ रिएक्शन सीक्वेंस बताया होता है कि ए बी के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, उसमें ऐसी गैस रिलीज होती है, फिर जब इस रिएजेंट को लेते हैं तो ये मिलता है, आइडेंटिफाई ABCD एटसेट्रा, है ना। तो दैट इन दोज क्वेश्चन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के ही हमें प्रोसीड करना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन का एक चार्ट देख लो। 2 बेसिक क्लासेस में डिवाइडेड होता है, पहला होता है ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड। अब नाम में ही पता चल गया ओपन चेन है, साइक्लिक नहीं है, मतलब रिंग नहीं होगी, ओपन चेन होंगे। दूसरे होता है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स, ये तो नाम में ही क्लासिफिकेशन क्लियर है, एक ओपन चेन है एक क्लोज्ड है ना, एक रिंग है एक रिंग नहीं है, ठीक है। अब ये जो एसाइक्लिक मतलब जो नॉन साइक्लिक समझ रहे हैं ना, रिंग नहीं है, ये 2 क्लास में जनरली डिवाइड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में बेटा सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे एल्कीन अभी हम ड्रॉ करके आए थे, है ना, इतने सारे हमने बनाए, ये सब कौन थे, नॉर्मल आपका एल्केन था ये, है ना, कि जो जिसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं।
एल्केन का फॉर्मूला तुमने बच्चों ने पढ़ा भी होता है, CnH2n+2, ठीक है। इसके बाद अनसैचुरेटेड होते हैं, दो क्लासेस में डिवाइडेड, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, और एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। इनका फॉर्मूला भी आपने बच्चों ने पढ़ा होता है, CnH2n, और ये जो एल्काइन होता है दैट इज CnH2n-2। दो दो हाइड्रोजन बेसिकली निकालते जाते हैं, पाई बॉन्ड्स, एक पाई बॉन्ड डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बचपन का क्लासिफिकेशन है। अब आप नई चीजें जो 11th से पढ़ते हैं वो सारा साइक्लिक सिस्टम है, ठीक है। अब साइक्लिक क्लासिफिकेशन में देखो, आपके पास दो तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, होमो मतलब सेम होता है ना, साइक्लिक मतलब रिंग। तो जब एक रिंग में सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, जैसे देखो साइक्लोपेंटेन मैंने बनाया, रिंग के पांचों एटम सेम है, कार्बन है, ठीक है। या फिर तुमने बचपन में पढ़ा होगा, देखो होमोसाइक्लिक के एग्जांपल तुमने S8 पढ़ा होगा, है ना। सल्फर की जो एटॉमिसिटी है इसमें वो 8 होती है, ये ऐसा नजर आता है, हर कोने पे एक सल्फर है। तो ये रिंग में देखो सारे एटम एक जैसे हैं, सल्फर, ये भी कैसा है, होमोसाइक्लिक है। वैसे हम हमारे सिलेबस में जो होमोसाइक्लिक है वो सिर्फ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, यानी हमें सिर्फ वही रिंग कंपाउंड्स को पढ़ना है जिन रिंग का एटम कार्बन है, ठीक है। मतलब सल्फर जैसे ये सब नहीं पढ़ने, या जैसे अभी मैंने बोला कि साइक्लोपेंटेन ले लो, तो जब सारे एटम्स रिंग में एक जैसे हैं तो वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक के दो क्लासिफिकेशन है, पहला है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। जो जेई 2024 का सवाल मैं बता रही हूँ वो यहां से आया है, एलिसाइक्लिक से, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एसाइक्लिक मतलब एसाइक्लिक विदाउट रिंग थे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो एलिफैटिक और साइक्लिक दोनों होते हैं। चक्कर आने लगा है, मैम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, है ना, ऐसा लगेगा, एंड इसीलिए ब्रिज कोर्स कराया भी गया है, ठीक है। वो फीलिंग ना आए तुम्हें आगे जाके, वरना लिटरली मैं बता रही हूँ, अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो चैप्टर 1-2 कर चुके होंगे, होते हैं ना, स्कूल में तो बहुत आगे चला जाता है सिलेबस और कई जगह पे, बट तुम जब 1-2 चैप्टर्स करते हो शुरू में तो तुम्हें बहुत खुशी होती है, अरे वाह मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, ये करूंगा, है ना, बिल्कुल मचा दूंगा पहले डे से। बट आप जब इतना रश करते हो विदाउट नोइंग द बेसिक्स, तो वो आपको ही भारी पड़ता है, ठीक है। तो आपको हमेशा बेस को क्लियर करना है, भले ही एक चैप्टर करने में थोड़ी देरी बेशक हो जाए, लेकिन हमारा जो नींव होता है, फाउंडेशन होता है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, वरना उसके बाद जितनी तुम जल्दी करोगे ना, आगे जाके उतनी ही जल्दी होगी तुम्हें फिर ये स्ट्रीम छोड़ने की, ठीक है। ऐसा भी होता है, इतने सारे स्टूडेंट्स बाय स्टैट्स आई एम टेलिंग यू, क्लास 11 के बाद इतने बच्चे स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। You don't have to fall in that category, so you have to clear the basics via bridge course, ठीक है, that's very important। तो ये चीज समझो। देखो बेटा, एलिसाइक्लिक में तो एलिफैटिक साइक्लिक दोनों होते हैं, तो जैसे इसमें क्या होगा, ये एग्जाम्पल मैंने बनाया कि जैसे देखो साइक्लोहेक्सेन था, है ना, ये C डबल बॉन्ड C, यही एग्जाम्पल आया था अब की बार एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है। इधर देखो, ये एलिसाइक्लिक होता है जो एलिफैटिक भी होंगे और साइक्लिक भी। एलिफैटिक क्या होता है मैम, ये तो बहुत ही कंफ्यूज आ गए हम। देखो एलिफैटिक प्लस साइक्लिक होता है, इनको समझने का सिंपल जुगाड़ मैं बताती हूँ। कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, है ना, एरोमेटिक नहीं होगा तो जितने नॉन एरोमेटिक हैं वो एलिसाइक्लिक में ही आते हैं, ठीक है। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटीन, या अभी जो मैंने बताया जो एग्जाम में पूछा गया था साइक्लोहेक्सीन, है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एलिफैटिक प्लस साइक्लिक यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, रिंग वाले हैं। ओके अब दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक एक स्पेशल कैटेगरी के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो आपने अभी तक एक पढ़ा भी होगा, बेंजीन वाला, बेंजीनोइड, कक्षा 10 में पढ़ा देते हैं इसे, है ना। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके लिए एक पूरा टॉपिक अलग से है जो हम जीओसी में पढ़ेंगे। इनफैक्ट जेई में हर साल यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इसमें हम हकल्स रूल को पढ़ते हैं, अभी नाम सुन लो, सिर्फ हकल्स रूल पढ़ते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स को चेक करने के लिए। ये भी दो तरीके के होते हैं, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड में बेंजीन रिंग होती है, नॉन बेंजीनोइड में बेंजीन रिंग नहीं होती, बट ये भी स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक वो जिसमें डिफरेंट रिंग में डिफरेंट एटम हो सकता है, डिफरेंट एटम इन रिंग, सारे एटम एक जैसे हुए अगर रिंग के अंदर तो वो अपना होमोसाइक्लिक है, अगर एक एटम भी अलग हो गया वो हेट्रोसाइक्लिक है। ये भी दो क्लास में डिवाइड होता है, हेट्रो एलिसाइक्लिक और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल देख लो ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे कि हम क्या बोल रहे हैं। ये पता चल गया
एलिसाइक्लिक साइक्लिक वाले होंगे, ठीक है, बट ये एरोमेटिक नहीं होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, हेट्रोसाइक्लिक में कौन आएंगे, कोई भी एक एटम रिंग का हमने चेंज कर दिया, ये हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। इसमें सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आप एक कार्बन हटा के कोई और हेट्रो एटम लगा दो, ठीक है। उसके बाद बेंजीनॉइड कौन है बेटा, इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, वो बेंजीनॉइड है, जैसे बेंजीन खुद, या नैफ्थलीन देखा होगा आपने, एंथ्रासीन है, फिनांथ्रीन है, इन सब में बेंजीन रिंग देख रहे हो आप एक, है ना। तो ये बेंजीनॉइड फॉर्म के एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ऐसी नॉन बेंजीनॉइड है, इनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, देखने में तुम्हें वैसे ही लगेंगे बट देयर इज नो बेंजीन रिंग, है ना। जैसे एज्यूलिन, स्ट्रोपोन, ये आगे करेंगे हम बहुत ज्यादा इनको, ठीक है। तो ये मोटा मोटी अपना क्लासिफिकेशन है, इसको जरूर कॉपी में नोट कर लेना, इस क्लासिफिकेशन को। स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो मैं साइड हो जाती हूँ, नोटेड डाउन, और ये सारी एग्जाम्पल्स बेटा कॉपी में लगा देना, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट। चलो आगे देखो, नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। बेटा होमोलोगस सीरीज कौन होती है, फैमिली ऑफ कंपाउंड्स जिसमें ईच मेंबर डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट बाय अ CH2 ग्रुप। बेसिकली जैसे आपने एल्केन्स पढ़ा, एल्कीन्स पढ़े, है ना, अल्कोहल सीरीज, एल्डिहाइड सीरीज, ये सारे होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमो मीन्स सेम, लोगस मतलब मेंबर्स, ये सेम सीरीज के मेंबर्स होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ठीक है। बेसिकली आप ये लिख सकते हो, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब आप ये सवाल पूछ सकते हो, मैम एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस में कौन से फंक्शनल ग्रुप है, इनमें तो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, इनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, बट इनमें एटलीस्ट ये चीज कॉमन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एल्केन्स में, एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ये चीज तो सेम होती है ना। जैसे मान लो मैं कोई और एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं अल्कोहल होमोलोगस सीरीज लेती हूँ। अल्कोहल में क्या करते हैं, जैसे एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, उसका एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दो तो अल्कोहल बन जाते हैं, ठीक है। जैसे पहला मेंबर होगा CH3OH, मीथेनॉल, दूसरा मेंबर CH3CH2OH, इथेनॉल, तीसरा मेंबर प्रोपेनॉल, चौथा मेंबर ब्यूटेनॉल। बॉन्ड लाइन डिनोशन कर सकते हो तो और अच्छा रहता, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये एक होमोलोगस सीरीज के कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं। तो ऑब्जर्व करो, ये जो सक्सेसिव मेंबर्स है ना, उनमें CH2 का डिफरेंस हो रहा है। देखो पहले मेंबर में मैंने CH2 जोड़ा तो मुझे अगला मेंबर मिल गया, इसमें फिर CH2 जोड़ा तो अगला मेंबर मिल गया, फिर CH2 जोड़ा तो अगला मेंबर मिल गया। यानी जो कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव मेंबर्स हैं आपके होमोलोगस सीरीज के, वो CH2 से डिफर करते हैं, हर अगले मेंबर पे CH2 जुड़ता जाता है। CH2 मतलब कार्बन का 12 AMU मास है, 2 हाइड्रोजन का 2, मतलब 14 AMU, 14 यूनिट से मास बढ़ता जाता है, मास बढ़ता जा रहा है, हैवी मेंबर्स होते जा रहे हैं, है ना। फिजिकल स्टेट पे भी फर्क पड़ता है, शुरू के मेंबर्स यूजुअली, बाकी चीज में भी आप देखोगे गैसेस होते हैं, फिर लिक्विड्स, फिर आगे सॉलिड्स मिलते हैं हायर मासेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 14 यूनिट से मास बढ़ा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन आ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, बट क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इनके लिए कि दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बेटा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज, ठीक है, या ग्रेडेशन आता रहता है जैसे आप आगे जाओगे, जैसे मास हो गया, डेंसिटी हो गई, है ना, वो सारे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके होमोलोगस सीरीज है। जैसे ये देखो, ये बताओ विच ऑफ दीज इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये नया होगा अभी आपके लिए, हेट्रोसाइक्लिक, पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन या ऑल ऑफ दीज। इन सबके स्ट्रक्चर्स याद रख लेना, अभी से याद करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में मतलब एक एटम अलग होगा, ये सारे के सारे बेटा हेट्रोसाइक्लिक। पायरोल में देखो नाइट्रोजन है, ठीक है, फ्यूरान ऑक्सीजन, यहाँ थायोफीन में सल्फर होता है ऑक्सीजन की जगह पे, ठीक है। इन सब में मतलब डी ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली हेट्रोसाइक्लिक, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आज की क्लास में अगर तुम मुझसे पूछो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं इसी टॉपिक का नाम लूंगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी जाओ, कहीं भी चेक करो, तुम्हें एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला दे दिया जाएगा और कहा जाएगा भाई इस फॉर्मूला को लगाओ और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। और सच्चाई तो ये है, वो फॉर्मूला तुम्हें याद ही नहीं रहेगा एग्जाम में,
तो इसको फॉर्मूला से नहीं करेंगे, हम समझेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को, ठीक है, कि कोई फॉर्मूला ही ना लगाना पड़े। इवन मैं खुद ऐसी कैटेगरी की स्टूडेंट रही हूं हमेशा कि आई डोंट लाइक टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, कि इतने फॉर्मूलाज है भाई, फिजिक्स करें केमिस्ट्री करें क्या करें भाई, है ना। तो जितनी चीजें आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करके कर सकते हो, तो फॉर्मूलाज मोर देन हाफ ऑफ द केमिस्ट्री, इट्स जस्ट अननेसेसरी, है ना। इवन जब आप मेरे साथ पूरा आगे का कोर्स भी करेंगे, जब हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे 11th का, तो यू विल सी दैट हम बहुत रेयरली आई विल मेक यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, ठीक है। तो हम समझ के करेंगे चीजें, तो आपको यू विल अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द टॉपिक। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेसिकली क्या होता है, आप ये समझो, जैसे हमारे पास एक, यहां देखो, जैसे हमारे पास ना एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आपने इसको पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को मुझे सैचुरेटेड बनाना है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक्चुअली होता क्या है, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अगर सैचुरेटेड बनाना है तो उसके लिए कितने हाइड्रोजन रिक्वायर हुए होंगे, उसके लिए कितना मोल्स हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है, समझना इस बात को। जैसे अगर मान लो ये हमारा अनसैचुरेटेड है, वी नो दैट दिस इज एल्कीन, तो ये अनसैचुरेटेड है ना। अच्छा, अब मुझे इसको बनाना है सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड करने के लिए एक बात बताओ, मुझे एक ये पाई बॉन्ड तोड़ना है ना, और यहाँ एक हाइड्रोजन इसे देना है, एक हाइड्रोजन इसे, मतलब मुझे हाइड्रोजन गैस का 1 मोल लगेगा, 1 मोल हाइड्रोजन गैस मुझे लगेगी, है ना। अब ये रिएक्शन जो है बेटा, इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है ना। यूजुअली जो अपन कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, इसके लिए बताओ कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं, निकल हम यूज करते हैं ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। वो वहां नहीं जा रहे हम, क्या कैटलिस्ट होता है, क्या रिएक्शन कंडीशंस है, हमारा पॉइंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझना है इस वक्त। तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन लगता है, वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। जैसे देखो, 1 मोल हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है यहाँ, है ना, तो 1 मोल हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये देखो, है ना। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन था 1। तो किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अगर सैचुरेटेड बनाना है तो कितना हाइड्रोजन उसके लिए लगेगा, वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अब एक चीज समझो यहाँ पे, आप ये ध्यान रखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना। तो यहाँ पे ये कितना है, देखो C2H4, और अगर सैचुरेटेड बनाना है तो 2 कार्बन के हिसाब से C2H6 बनाना है। तो तुम खुद ही देख लो, यहाँ 4 हाइड्रोजन हैं, हमें 6 हाइड्रोजन बनाने हैं, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम लगेंगे। 2 हाइड्रोजन एटम मतलब, अब एटम एटॉमिक स्टेट में थोड़ी हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन गैस का तो 1 ही मोल लगेगा ना, 1 मोल H2 गैस ही आपको 2 हाइड्रोजन एटम्स देती है। समझ रहे हो इस बात को, ये बात ध्यान से समझ लो, अगर ये समझ आ गया तो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। द पॉइंट इज कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको बेसिकली एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाना है ना, तो कितना हाइड्रोजन में देना पड़ेगा, आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, ये अनसैचुरेटेड है C2H4, तो हम क्या करेंगे, ये 4 हाइड्रोजन से हमें 6 में जाना है सैचुरेटेड करने के लिए, तो मतलब 2 हाइड्रोजन एटम यानी 1 मोल हाइड्रोजन गैस लगेगी, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। समझ रहे हो इस बात को, कुछ एग्जांपल्स कराती हूँ, और ये डेफिनेशन भी लिखी है, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट मस्ट बी सप्लाइड टू कन्वर्ट इट टू एन ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। सिंपल है, ठीक है। इसे हम क्या बुलाते हैं, बाकी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो 1 डिग्री, ये है वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला जिसकी मैं बात करी थी, जो बिल्कुल तुम्हें लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, करना चाहो लगा लो इसे, देख लो अभी। 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिप्रेजेंट करता है एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग भी, मैं एग्जांपल लेके बताऊंगी, ठीक है। 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर है तो क्या हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक रिंग हो सकती है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, लाइक दैट। चलो ये हम अप्लाई करते हैं, इसे आ जाओ, देखो फॉर्मूले के बिना करते हैं ट्राई। देखो C4H6 हमें दिया है, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछता है, तो मैम ने तुम्हें बोला था 4 कार्बन के लिए तुम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला याद है, बना लो, C4H10
C4H10 होना चाहिए, C4H10 होना चाहिए, ठीक है। मतलब 6 हाइड्रोजन से हमको जाना है 10 हाइड्रोजन पे, है ना। 6 से 10 हाइड्रोजन मतलब कितने हाइड्रोजन ज्यादा, 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, यानी मॉलिक्यूल कितने बेटा, 2H2, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 2 मोल हाइड्रोजन खर्च होगा। 4 हाइड्रोजन एटम का मतलब यही तो है, 2 मोल हाइड्रोजन, है ना, H2 गैस। चलो आगे देखो, ये फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो जरा, क्यूबेन इसको बुलाते हैं, क्यूबेन इसको बुलाते हैं। इस एग्जाम्पल को तो मैं अलग से तुम्हें डिस्कस कराऊंगी, आ जाओ। देखो ये क्यूबेन है, अब क्यूबेन है, इस हर कार्बन के ऊपर देखो जरा एक ही हाइड्रोजन है ना। चेक करो, एक कार्बन ने 3 बॉन्ड्स तो बनाए हैं, तो हर कार्बन पे एक एक ही हाइड्रोजन लगा रखा है, तो 8 कार्बन है इसमें और 8 ही हाइड्रोजन है, C8H8, ठीक है, C8H8 है। हमें क्या करना है, हमें सैचुरेटेड बनाना है, मतलब CnH2n+2 है अगर, तो C8 8 to the 16 and 2 18, हमें यहाँ आना है ना, हमें आना है। मतलब मैम 8 हाइड्रोजन है, हमें तो 18 पे जाना है, तो 10 हाइड्रोजन एटम, 10 हाइड्रोजन एटम का मतलब है 5 H2 मोल्स, 5 मोल हाइड्रोजन के खर्च होंगे, मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 5। अब देखो फॉर्मूला से भी इफ यू गाइस आर गोइंग टू सॉल्व इट, तो आपको यही मिलेगा, है ना, 5 ही। अगर आप फॉर्मूला लगा के करेंगे तो यू विल गेट द सेम। इस पे फॉर्मूला लगा के ट्राई कर लेना, बट ये मतलब समझना चाहिए तुम्हें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या है, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चंस विल यूज देम, है ना, आगे जाके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन ट्राई करना है, दिस इज योर होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ C5H11OCl। यस, इसका आंसर जल्दी सी कमेंट सेक्शन में दे दो। अब यहां से मैंने कुछ आपके लिए ना क्वेश्चंस रखे हैं, विच इज द DPP, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आई वांट इन द कमेंट सेक्शन। अब यहां से आपके लिए मैंने एक होमवर्क DPP अटैच किया है, ठीक है बेटा। ये जो होमवर्क DPP है, दैट विल बी मार्किंग योर अटेंडेंस ऑल्सो, कि यस मैम मैंने कायदे से पूरा ब्रिज कोर्स अटेंड किया है, तो मैम आई एम गिविंग यू द श्योरिटी कि बाकी आई विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, और आगे जाके मैं सारी क्लासेस में वी विल बी रेगुलर। आई वांट दैट कमिटमेंट फ्रॉम यू गाइज। तो इसीलिए आप जितनी चीजें कराइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बेसिक चीजें, हमें तो बहुत हाई लेवल पे जाना है अभी, बिकॉज इट्स अ ब्रिज कोर्स, तो इन चीजों को प्रैक्टिस करना। होमवर्क DPP के क्वेश्चंस मैंने यहाँ अटैच कर दिए हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस दिखा भी देती हूँ, ये क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करना है तुम्हें, और कमेंट करके बताना है यस मैम वी हैव डन ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। किसी भी सवाल में दिक्कत है मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, आई विल रिप्लाई टू यू गाइस, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा सा आइडिया लिया है बेसिक, जो हमने शुरू किया कि व्हाट इज कार्बन, कार्बन क्यों इतना वर्सेटाइल है, क्यों इतने कंपाउंड्स उसके नॉन है, पहली चीज। दूसरी चीज वी हैव डिस्कस्ड थोड़ा सा हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट और बॉन्डिंग सिग्मा पाई क्या होता है, हल्का फुल्का वो डिस्कस किया, नॉट इन वेरी मच डिटेल, क्योंकि वो आगे आएगा जब हम बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया, इसके एग्जाम्पल्स ध्यान से देखना है। द लास्ट थिंग वी डिड वाज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये सारी चीजों को एक बार रिवाइज करना है आपको अच्छे से, ठीक है। एंड जो HP गुरुकुल है अपना मेरा, उसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, सो यू कैन ज्वाइन द एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ऑफ आवर चैनल। अगर आपको लगता है कि इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, ये ऑफरिंग्स हैं उसमें, तो आप उसको प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सेशन का जो अभी ये DPP है और नोट्स है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा रही हूँ, ठीक है। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। एक और सेशन है ब्रिज कोर्स का, और मार्क योर अटेंडेंस इन दैट क्लास ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर रनिंग द सेशन, बाय।